हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन के बारे में, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिसोर्स। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये क्लास 8 से 6 से लेकर हमें 10 तक कुछ इस प्रकार के दिए हुए हैं संसाधन के बारे में। उसको आज हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। ओके, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं संसाधन। आखिर संसाधन होता क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों है और हम संसाधन को क्यों पढ़ें। ठीक है, इसका क्या लाइफ में क्या मतलब कि क्या उपयोग होने वाला है जो हम इसको पढ़ेंगे। सो गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा जो है संसाधन के बारे में जानना ज़रूरी है और उपयोग भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप जो है ना संसाधन संसाधन का ही यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आखिर ये संसाधन है क्या, इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर संसाधन दिया है, ठीक है, या इंग्लिश में जैसे रिसोर्स दिया है, ठीक है, तो ये से और सोर्स से सबका दोनों अलग अलग डिफरेंट जो है ना इसका आंसर होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर समझना है कि संसाधन आखिर है क्या। तो संसाधन का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं जिसका उपयोग यानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। मीन्स वे सारी चीज़ें जो दुनिया में मौजूद हैं और जो हमारी आवश्यकताओं या हमारे उपयोगों की आवश्यकताओं को क्या कर सकती है, पूरी कर सकती है। तो वे सभी वस्तुएं जो है वो संसाधन कहलाती हैं। ओके, तो जैसे कि बात करते हैं जैसे विद्युत। ठीक है, एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए विद्युत हो गया, कपड़े हो गए, जल हो गए, अनाज हो गए, रिक्शा, पुस्तक, साबुन, यहाँ तक कि पेन, कॉफ़ी, किताब, इन सारी चीज़ों जो है सारी चीज़ों को हम संसाधन कहते हैं। क्यों? जैसे मान के चले हम पेन ही ले लेते हैं। ओके, यानी कलम। पेन क्या संसाधन है? जी हाँ, है संसाधन। क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर हमें नोट करनी होगी तो हमें आवश्यकता तो है पेन की। अगर हमें पेन मिली तो हम आराम से नोट्स बना सकते हैं, जो बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इन सारे आवश्यकताओं को हमारी पूरी कर दी कौन? पेन। सो गाइस, हम कह सकते हैं पेन भी क्या है, संसाधन है। जस्ट उसी प्रकार विद्युत, यानी विद्युत जो कि ये है, ठीक है, बल्ब वगैरह, जो फिर विद्युत के अलावा हमारी लाइफ में आजकल हम देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में विद्युत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे बात करते हैं हर चीज़, ठीक है, आजकल आप देखना कि हर चीज़ जो है ये ही केवल और केवल किससे, इलेक्ट्रिसिटी से ही कंप्लीट होती है। बात करते हैं हमें कुछ ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं तो विद्युत की आवश्यकता होगी। ठीक है, कंप्यूटर चलाते हैं, इसमें भी विद्युत की आवश्यकता होगी। हमें घर अगर अंधेरा है तो उजाला चाहिए, तो लाइट आएगी तब तो हम अपने मतलब कमरे को प्रकाशित कर सकते हैं या फिर स्टडी कर सकते हैं। बिना प्रकाश के कुछ नहीं हो पाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं अगर ज़्यादा गर्मी है तो फैन चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होगी। या फिर या फिर हमको कह सकते हैं एसी चलाने के लिए भी हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे आवश्यकता को बिल्कुल पूरी तरह से पूरी करती है, तो वे सारी चीज़ों को ही हम क्या बोलेंगे, संसाधन कहेंगे। ओके, अनाज जो खाना बनाते हैं हमारे भूख को मिटाती है, मतलब हमारी आवश्यकता को पूरा कर दी, मतलब ये भी हमारा क्या है, संसाधन है। रिक्शा भी, ठीक है, रिक्शा भी क्यों? जैसे आपको जाना है कहीं दूर, ठीक है, और आप पैदल चल नहीं सकते, तो उस जगह आपकी रिक्शा काम आएंगे। तो ये आपकी सेवा कर दी, इसका मतलब आपकी आवश्यकता को पूरा कर ली। तो रिक्शा भी एक तरह से क्या है, हमारा संसाधन। मतलब दुनिया में हर एक चीज़ जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है, सारी चीज़ों को हम संसाधन कहेंगे। यहाँ तक कि शैम्पू, सर्फ, साबुन, सारी चीज़ें संसाधन ही है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं संसाधन की विशेषताएं क्या है, यानी हमें क्यों इसको इतना मतलब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो समझ लीजिए कि इसका विशेषताएं क्या है। उपयोगी एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगी होती है। मतलब कि उपयोगी जो है मतलब उपयोगी एक वस्तु या फिर हम कह सकते हैं पदार्थ की उपयोगी ही होती है। इसका मूल्यवान, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता मूल्य प्रदान कराता है। सभी संसाधन मूल्यवान होती है ना। मूल्यवान का अर्थ होता है उसका महत्व। हर एक चीज़ का महत्व होता है, बिल्कुल होता है। मान के चले हमें कपड़े खरीदने हैं, वो भी मोटे वाले, ठीक है ना। जैसे आजकल ठंडे का मौसम है तो हमें मोटे कपड़े पहनते हैं हम, तो हमें
उस वस्तु का मूल्य देने पड़ेंगे और इसका महत्व है, तब तो हम मोटे कपड़े खरीद रहे हैं। क्या हम गर्मी के दिन में मोटे कपड़े खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें ठंडी के मौसम में मोटे कपड़े पहनने में मतलब ठंडे से हमें बचाती है। सो हम कह सकते हैं ये इसका महत्व है, जो हमें मूल्य देकर उसको खरीदा है, तो वो भी हमारे लिए संसाधन है। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण कारक दो ही है। महत्वपूर्ण कारक कितने हैं? दो, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करता है। वो क्या है? एक समय है और एक प्रौद्योगिकी है। ओके, समय और प्रौद्योगिकी है, यही दो चीज़ें हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करता है। ओके, तो पहले हमें समझना है, ठीक है, कि क्या आप संसाधनों का प्रयोग उपहार समझते हैं, यानी प्रकृति उपहार समझते हैं? हमें बोला है कि क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं, तो हम तो जनरली बोलेंगे हाँ समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो हाँ समझ रहे हैं ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न जानेंगे। तो नहीं, क्योंकि संसाधन को मानवीय क्रियाओं का परिणाम कहा जाता है। ठीक है, कैसे? मान के चले हमें घर बनाने के लिए, यानी बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ छोटे छोटे हाफ इंची या 1 इंची के लगभग हमें गीटी वगैरह या पत्थर वगैरह मतलब हमें ज़रूरी है। तो हमें पत्थर तो हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन क्या आप इतना मोटा मोटा पत्थर को लगाएंगे? नहीं ना लगाएंगे। तो उसके लिए हमें टुकड़ा करने होंगे। अगर एक एक करके हम टुकड़ा करते चले तो उसमें समय क्या हो जाएगा, हमारा बर्बाद हो जाएगा। सो समय को बचाने के लिए क्या क्या, यानी प्रौद्योगिकी ने क्या क्या, एक मशीन बनाया जिसका नाम है क्रैशर। इसी से कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट जाती है, मतलब उसमें हर तरह के पत्थर जो है अलग अलग डिफाइंड हो जाता है, अलग अलग साइड हो जाता है। सो हम कह सकते हैं समय के साथ जो प्रौद्योगिकी है ये क्या करती है, मतलब प्रकृति संसाधनों को हमारे मतलब कि हमारे उपयोग के आधार पर बनाया जाता है। ओके, तो जैसे कि बात करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे हम सोने के लिए पलंग को यूज़ करते हैं, तो क्या हमें प्रकृति में सीधा पलंग मिले हैं क्या? नहीं ना। तो इसको हमने क्या किया, सबसे पहले हमें प्रकृति में क्या मिला, लकड़ी। और लकड़ी को ले जा करके उसको काट पीट करके हमने क्या किया, उसको पलंग का निर्माण किया। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट या अहम मुद्दा जो है वो है समय और प्रौद्योगिकी। इसी वजह से हम जो है अपने मनपसंद की कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सो हम सीधे कह सकते हैं नहीं, ये प्रकृति संसाधन नहीं है, और ये संसाधन को मानव जब क्रिया करता है तब उसका परिणाम ही हमें मतलब मानव की प्रक्रियाओं को मतलब परिणाम ही माना जाता है। ओके, मनुष्य प्रकृति से प्राप्त पदार्थों को क्या करता है, संसाधन में परिवर्तन करता है, जो समय और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, जैसे वर्तमान समय में सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा या साथ साथ अन्य कार्यों में भी उपयोग किया जाता है। कैसे, बात करते हैं। जब पहले ज़माने के लोग थे तो वो लोग क्या सोचते थे, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा को वो केवल क्या करते थे, मतलब वो केवल यही यूज़ जानते थे कि कपड़े सुखाना, ठीक है, और अनाज वगैरह सुखाना। यही इनका पहले ज़माने के लोगों का काम था कि सौर ऊर्जा से क्या करना, या तो कपड़े सुखाना या अनाज सुखाना। लेकिन आजकल जो डिजिटल दुनिया है ऐसा नहीं है। ओके, वो क्या करते हैं, अभी सौर ऊर्जा को स्टोर करके वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। इसके अलावा ये अन्य कामों में भी काम, मतलब कि अन्य कार्यों भी पूरा करती है सौर ऊर्जा से। सो ये सब किसका कमाल है, समय और प्रौद्योगिकी का कमाल है। सो हम कह सकते हैं कि प्रकृति संसाधन जो प्रकृति मतलब कि संसाधन कोई भी पदार्थ जो है संसाधन में कब बदलता है, जब इसमें मानव अपना दिमाग या समय के साथ ये करता है, मतलब क्रिया करता है, तभी हमें प्राकृतिक संसाधन को अपने उपयोग के आधार पर बनाए हुए मिल जाते हैं। ओके, ये लोगों का काम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज संसाधन रचना से आप क्या समझते हैं, यानी खोज संसाधन की रचना जो है इससे आपको क्या समझ में आता है।
तो बता दें मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधन की रचना ही करते हैं। मीन्स मनुष्य जो विचार करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, जो आविष्कार करता है, इसी को खोज संसाधन की संरचना कहा जाता है। जैसे बात करते हैं संसाधन जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से लोगों ने इनको खोज निकाला है। तो मेनली संसाधन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो प्रकृति से मिलने वाले संसाधन और दूसरी मानव निर्मित संसाधन। हाँ, इसमें एक और आएगा मानव संसाधन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज में जानेंगे। ओके, तो मेनली आपको यहाँ पे समझना है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन आपका दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। अब इन्हें चेक करते हैं कि संसाधन के प्रकार। ठीक है, तो संसाधन के प्रकार में से सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद मानव निर्मित संसाधन, उसके बाद आता है मानव संसाधन, यानी खुद में संसाधन है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब समझते हैं कि संसाधन जो है तीन प्रकार के हैं, लेकिन अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो हमें पृथ्वी से मिली है, प्रकृति से मिले हैं, तो ये कितने प्रकार के हैं जो उत्पत्ति के आधार पर, यानी सीधा हमें प्रकृति से मिला है, तो वो दो प्रकार के हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो है अजैव संसाधन, दूसरी है जैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको बोलेंगे? निर्जीव वस्तुओं से बनी समूह को क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन। और जैव संसाधन उसको बोलेंगे जो जीव जंतुओं से निर्मित। ओके, तो चलिए हम इसको देखते हैं। और आगे फिर बोला है विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास और उपयोग के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वास्तविक और दूसरा संभाव्य संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट तो पूछा है वो है उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, नवीकरण, अनवीकरण और चक्रीय संसाधन। ठीक है, और वितरण के आधार पर यानी बंटवारा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वितरण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सर्वव्यापक, ठीक है, और स्थानिक। सर्वव्यापक और स्थानिक, ये इन सारे चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में नेक्स्ट पेज में करने वाले हैं। हर एक को एक ही करके समझने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं, या प्रकृति संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संसाधन है क्या। तो वैसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना मानव क्रिया के उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्रकृति संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जिसमें मानव का कोई क्रिया नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता, वो खुद ब खुद हमें मतलब प्रकृति से मिल जाती है। तो वैसे में एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे नदियों के पानी। क्या हमने नदियों को बनाया? जी नहीं। झीलों के पानी, क्या हमने झीलों को बनाया? जी नहीं। तो जल वगैरह हो गया, मृदा यानी मिट्टी, खनिज, ठीक है, या फिर पेड़, वन, या फिर हम कह सकते हैं वायु। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति ने दिया है इन्हें। ओके, मतलब इसमें हमारे काम कोई नहीं है, जिससे मतलब कि हम कह सकते हैं मानव निर्मित, मानव द्वारा क्रिया के बाद मिला है, ये अपने आप ये बना है, मतलब कि ये प्रकृति का देन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब संसाधन को हमने बांटा था, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, विकास उपयोग के आधार पर, उसके बाद हमने निकाला था लास्ट वाला जो था ये बंटवारा के आधार पर। उसको हम बिल्कुल एक एक करके समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले था हमारा उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के यह है मतलब उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा तो उत्पत्ति के आधार पर दो, एक अजैव और एक जैव। तो पहले हम देखते हैं कि अजैव क्या है। तो वैसे संसाधन जो निर्जीव चीज़ों से बनी है अजैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब वैसे संसाधन जो अजीव चीज़ों मतलब निर्जीव चीज़ों से बनी है अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे में मृदा, कोई जान नहीं है, चट्टान, हवा, जल, ये सारी चीज़ें क्या है? निर्जीव वस्तु हैं, निर्जीव चीज़ें हैं। और यही सबसे जो बनी है संसाधन उसको हम लोग बोलते हैं अजैव संसाधन। नेक्स्ट है हमारा इसका सेकंड पार्ट कि उत्पत्ति के आधार पर का दूसरा भाग जैव संसाधन। ये क्या है? वैसे संसाधन जो सजीव द्वारा बनी है तो जैव संसाधन कहते हैं। जैसे में पौधे, जंतु एवं मानव, ये सारे क्या है? जैव संसाधन। और जो मृदा, चट्टान, जल, हवा वगैरह होता है वो है अजैव संसाधन।
तो हमने प्रकृति संसाधन जाना। प्रकृति संसाधन में पहला पार्ट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अजैव और एक जैव। हमने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं, विकास और उपयोग के आधार पर, यानी विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विकास और उपयोग के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन थे। तो वह एक है वास्तविक संसाधन। तो वास्तविक संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात हो, यानी कि वे सभी संसाधन वास्तविक कहलाएंगे जब उनकी मात्रा हमें मालूम हो और जिनकी उपयोग हम लोग वर्तमान समय में कर रहे हैं। तो वास्तविक संसाधन कहने का मतलब है जिनकी मात्रा हमें मालूम है कि वो कितनी है और हम लोग उसके वर्तमान में यूज़ भी करते हैं। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में बोला है, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी और झारखंड में कोयला, बॉक्साइड आदि, ये सब क्या है? वास्तविक संसाधन है, क्योंकि हमें मालूम है और हम इसका वर्तमान में यूजेस भी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वास्तविक संसाधन। अब इसका देखते हैं संभावित संसाधन। अब इसका संभावित संसाधन क्या है? तो यहाँ पर बोला वैसे संसाधन संभावित संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है। अच्छा, वास्तविक संसाधन में हमें मात्रा ज्ञात थी और इसमें नहीं है, और जिनका उपयोग वर्तमान समय में तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन हाँ भविष्य में किया जा सकता है। जैसे मैं लद्दाख में पाया गया यूरेनियम, ठीक है, लद्दाख में क्या पाया गया? यूरेनियम। एवं केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला मोनाजाइट संभावित संसाधन के उदाहरण है। कहने का मतलब है वास्तविक में हमें मात्रा मालूम है और उसका वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में उसका यूज़ होता है। और संभावित संसाधन में क्या होता है? ना तो इसकी मात्रा मालूम है और ना प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ होता है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है इसका यूज़ किया जाए। तो एग्जाम में जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम और केरल के तटीय रेत वाले जगह पर क्या पाए गए हैं? मोनाजाइट। ये हो सकता है क्या कि भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट है उपयोग के आधार पर संसाधन। ओके, उपयोग के आधार पर संसाधन। तो उपयोग के आधार पर संसाधन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होगा नवीकरण। नवीकरण का क्या मतलब है? तो वैसे संसाधन नवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण होता है, यानी शीघ्रता से उसको क्या कर सकते हैं? फिर से दोबारा प्राप्त हो सकता है। ओके, तो उसको बोलेंगे नवीकरण संसाधन, यानी फिर से जल्दी से ही क्या हो सकता है? जैसे कि बात करते हैं सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की धूप आज मिली कल भी मिलेगी, मतलब डेली मिलेंगे, तो इस तरह वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? नवीकरण। या फिर हम बोलते हैं पवन यानी हवा, ये ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, पानी वगैरह, ये सब क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है जो शीघ्र ही नवीकृत होकर फिर से हमें क्या होता है? प्राप्ति होती है। तो जैसे कि यहाँ पर नोट करते हैं, नोट पर कुछ है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे बोला है जल असीमित संसाधन है फिर भी विश्व में पानी की समस्या बढ़ती है, ऐसे क्यों? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो हमें पूछा है। वैसे जल तो असीमित संसाधन है, कोई सीमित नहीं है, लेकिन विश्व में क्या हो रहा है? अब भी पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आपने हर रोज न्यूज़पेपर में देखते होंगे गर्मी के दिनों में झगड़ा लड़ते हुए पानी की वजह से। तो आखिर ऐसा क्यों है जो ये सब हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए कि जल असीमित संसाधन है लेकिन पानी की कमी बढ़ती ही जा रही है। इसका मुख्य कारण है लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी की और प्रकृति जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। कहने का मतलब है जल की समस्या क्यों बढ़ रही है? लापरवाही से इसका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ऊपर से इसका भंडारण में क्या हो रहा है? प्रभावित तो होगा ही होगा, और इसमें जल की लगातार जो है कमियां बढ़ती जा रही है। और ऐसे में बहुत से विश्व के बहुत से जगहों पर जो है बहुत बड़ी समस्या बन गई है पानी की कमी से। तो हमें क्या करना है? पानी को जितना ज़रूरी हो उतना हमें यूज़ करना है, बेवजह उनको बर्बादी नहीं करना है। हमें समझना है पानी के महत्व को, जो विश्व में इतनी ज़्यादा जो है पानी की समस्या बढ़ रही है, ठीक है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी आखिर पृथ्वी पर है कितना? तो आपको बता दें पृथ्वी पर 79% जो है ये पानी है। ओके, पानी ही है, ठीक है। और बात करते हैं इसमें 100% ज़मीन में से 79% पानी है और 29% जो है ये ज़मीन है।
सो हम बात करते हैं पानी में से 100% होता है पानी। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको समझने की सबसे ज़रूरी बात है कि 1% ही पानी हम लोग क्या करते हैं शुद्ध रूप में, जो कि हम लोग क्या करते हैं पीने में यूज़ करते हैं, ठीक है, नहाने में, कपड़े धोने में, ये करने में, वो करने में। और 2% जो चला गया है आपका, वो आइस में चला गया, यानी कि बर्फ़ के रूप में। और बाकी जो बचा 97% ये समुद्र में पाया गया, जो पीने योग्य नहीं है। 2% भी पीने योग्य नहीं है, 79% भी पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी जो है वो केवल और केवल 1% है। तो आप सोच सकते हो 1% पानी को फिर भी हम लोग क्या करते हैं, बर्बादी करते हैं, जिस वजह से अब विश्व में पानी की समस्या बनी हुई है। तो आपको समझना है कि पानी को आप जितने कम खर्च करेंगे वही हमारे लिए सही है। जैसे आपको एग्जांपल में बता दें, जैसे कोई ब्रश कर रहा है, ठीक है, वो ब्रश कर रहा है, उसको चाहिए है 2 मग पानी, ठीक है, और वो पूरा यूज़ कर रहा है कितना, 2 बाल्टी। आप सोच पा रहे हो ऐसे में पानी की कितनी ज़्यादा खपत हो रही है, जिसकी वजह से हमें बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो भी पानी की वजह से। तो हमें क्या करना, पानी की लापरवाही को कम करना है, जिससे हमें समस्या से छुटकारा मिल सकता है। ओके, अब यहाँ पर समझिए इसका सेकंड पार्ट है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण में शीघ्र हमें मिलता है, अनवीकरण में होता क्या है। तो वैसे संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित है। भंडार तो सीमित है, ठीक है, और एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकरण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यह समय मानव जीवन की काल से काफ़ी ज़्यादा है। क्या बात है, ठीक है, आपको समझ में आया। अनवीकरण कहने का मतलब है इसका भंडार तो सीमित है, यानी हमें मालूम है कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा, बट इसका एक बार अगर हम इसको उपयोग करते हैं तो दोबारा इसको बनाने में, यानी नवीकरण होने में करोड़ों साल लग जाता है। और ये करोड़ों साल मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी काल है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो कौन कौन सा, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों क्या है, नवीकरण के एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें मालूम है कितना तेल है, कितने कोयले हैं, कितने प्राकृतिक गैस हैं, और इसको बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है। सो इसको भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। हमें कम दूरी पर जाना है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, तो हमें पेट्रोल ना खर्च करके हम पैदल या फिर साइकिल से जा सकते हैं। लेकिन आजकल ऐसा थोड़ा होता है, आपको 1/2 किलोमीटर जाना है या 50 मीटर तय करना, तो भी आप स्कूटी लेके चलते हो, गाड़ी लेके चलते हो, ऐसे में पेट्रोल की खपत तो होगी ही ना। तो ये है हमारी समस्या दुनिया में। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, कम करना है। तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट है चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन क्या है, तो कोई संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, चक्रीय संसाधन कहते हैं। चक्रीय संसाधन कहने का मतलब है बार बार, कितना बार, बार बार मतलब कि, ओके। तो जैसे जल बार बार यूज़ होता है, प्रकाश वो भी, सौर ऊर्जा ये भी, इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, चक्रीय संसाधन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा संसाधन के प्रकार और ये किस तरह से है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को देखना और लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।